लास्ट वीडियो में हम बात किए थे मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। मैंने आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस समझाया था। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर मेंडल ने दो लॉ दिया था ना, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में मैंने आपको बताया था। उन्होंने कहा कि फैक्टर्स जो होते हैं वो किसी एक ऑर्गेनिज्म में पेयर में होते हैं, है ना। उसके साथ वो फैक्टर्स होते हैं जो कुछ कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। और उन्होंने कहा था जो पेयर ऑफ फैक्टर्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में, है ना, उसमें से एक डोमिनेंट होता है दूसरे के ऊपर। दूसरा है जो उन्होंने लॉ दिया था, दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। दिस वाज व्हाट आई डिड नॉट डिस्कस, है ना, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में मेंडल ने क्या कहा कि जो भी आपके फैक्टर्स होते हैं, अभी जिनको हम अलील्स के नाम से जानते हैं ना, हम देख रहे थे एक टॉल एंड ड्वार्फ अलील। हम मान लेते हैं एक हेटेरोजाइगस प्लांट है ना, मतलब कि जिसके पास एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है, ठीक। अब ये जो ऑर्गेनिज्म होगा, ये ऑर्गेनिज्म में आपका जो फैक्टर्स होगा वो ब्लेंड नहीं करेगा। ब्लेंड मतलब मिक्स नहीं करेगा। क्यों, आप समझिए। जब मेंडल ने टॉल होमोजाइगस को, है ना, या टॉल प्योर लाइन को टी को क्रॉस किया था ड्वार्फ के साथ, टी के साथ, है ना, तो इसने गैमेट क्या बनाया था, टी बनाया था। इसने गैमेट क्या बनाया, टी बनाया। जब मिला तो मेरे को F1 प्रोजेनी में टी मिला, है ना, और ये ऑर्गेनिज्म मेरे को कैसा मिला, टॉल मिला, ठीक। अब मेंडल को तो ये मालूम नहीं था ये सब कुछ भी है। मेंडल डिड नॉट नो दिस, मेंडल जस्ट न्यू दिस, है ना। टॉल और डॉफ को क्रॉस किया, उनको टॉल मिला। तो मेंडल ने क्या कहा कि ये जो फैक्टर इसके पास होगा, है ना, जो टॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और इसके पास जो डॉफ वाला फैक्टर्स होगा, ये दोनों आपस में ब्लेंड नहीं करेगा, मिक्स नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि अगर मिक्स करता, तुम सोचो टॉल एंड ड्वार्फ वाला, तो क्या होता, आपको क्या टॉल प्लांट्स मिलता, आपको टॉल प्लांट्स नहीं मिलता। आपको क्या मिलता, टॉल एंड ड्वार्फ के बीच एक इंटरमीडिएट हाइट का प्लांट मिलता, है ना। तो इसीलिए मेंडल ने कहा कि जब आपका दो चीज को हम क्रॉस करते हैं तो दो ऑपोजिट ट्रेट्स के जो फैक्टर्स होते हैं दे डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, है ना, वो अलग अलग रहते हैं, वो बस एक अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। दूसरा उन्होंने क्या कहा कि जब एक ऑर्गेनिज्म होता है तो उनमें ये पेयर्स में होता है फैक्टर्स, है ना, लॉ ऑफ डोमिनेंस में कहा। उसके साथ क्या कहा कि जब गैमेट्स बनता है ना, तो ये जो पेयर ऑफ फैक्टर होते हैं ये अलग होते हैं, और अलग इस तरीके से होते हैं कि एक गैमेट में इस पेयर का सिर्फ एक ही अलील या एक ही फैक्टर प्रेजेंट होता है। मतलब अगर किसी ऑर्गेनिज्म में दोनों प्रेजेंट हुआ तो एक गैमेट में सिर्फ एक ही प्रेजेंट होगा, है ना। और जो अगर होमोजाइगस इंडिविजुअल है तो वो सिर्फ एक ही तरह का गैमेट बनेगा। क्यों, क्योंकि जब एक अलग होगा तो हर गैमेट में आपको सिर्फ टी मिलेगा। इसमें अगर स्मॉल टी है, ये जब गैमेट्स बनाएगा तो इसमें हर गैमेट्स में आपको स्मॉल टी मिलेगा, है ना। लेकिन अगर कोई हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल या कोई हाइब्रिड इंडिविजुअल जब आपका गैमेट बनाएगा तो ये दो तरह का गैमेट बनाएगा, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। जैसा कि हम F1 जनरेशन को जब सेल्फ क्रॉस किए थे तब देखे थे, है कि नहीं, कि दोनों का दोनों कैसा गैमेट्स बनाया था, एक कैपिटल टी बनाया था एक स्मॉल टी बनाया था। दिस इज ऑल अबाउट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। हम आगे बढ़ते हैं। हम आपको जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो भी बताए थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, है ना। जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो बताए थे आपको। है ना, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस की F2 जनरेशन का व्हाट वाज द जीनोटिपिक रेशियो। आप याद करिए, हमको एक कैपिटल टी एक चार में से एक कैपिटल टी मिला था, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी मिला था, और एक ये मिला था। तीन तरह का जीनोटाइप्स मिला था मेरे को। उस चार में से कैपिटल टी एक था, कैपिटल
स्मॉल टी 2 था एंड स्मॉल टी 1 था। ठीक है, दिस वाज द जीनोटिपिक रेशियो। अब आप एक मैथमेटिकल फॉर्मूला से इस जीनोटिपिक रेशियो को आपके एनसीईआरटी बुक ने लिंक किया है। लिंक कैसे किया है? आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, क्या होता है बताओ? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है, अब हम इस a और b की जगह पे हम अपना जो दो तरह का अलील्स बना था, गैमेट्स बना था, उसको रख देते हैं। हम मान लेते हैं आई एम क्रॉसिंग टी क्रॉस टी। ये मैंने क्रॉस किया तो ये गैमेट क्या बनाया? टी बनाया, ये टी बनाया, ये टी बनाया, ये टी बनाया। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मतलब समझते हैं कितना बार आता है। तो अगर हम इसका फ्रीक्वेंसी देखें, ये टी का फ्रीक्वेंसी आपका 4 गैमेट है तो ये 1/4 हो गया। इस टी का फ्रीक्वेंसी भी 1/4 हो गया, इसका भी 1/4 हो गया, इसका भी 1/4 हो गया। कि 4 तरह का गैमेट्स बन रहा है। अब जब ये 4 तरह का गैमेट्स बन रहा है तो कैपिटल टी का फ्रीक्वेंसी कितना हो गया? 1/4 प्लस 1/4 कितना हो गया? 1/2। उसी तरीके से स्मॉल टी का फ्रीक्वेंसी भी कितना हो गया? 1/2। आपको पता है प्रोबेबिलिटी या फ्रीक्वेंसी हम कभी भी उसको ऐड अप करेंगे इट विल ऑलवेज सम टू 1, है ना। 1/2 कैपिटल टी और स्मॉल टी का फ्रीक्वेंसी आया, इसका क्या मतलब है? मतलब कि आपके पास क्या प्रोबेबिलिटी है? हाफ वाला जितना भी गैमेट्स रहेगा दे विल हैव कैपिटल टी, हाफ वाला जितना भी गैमेट्स रहेगा दे विल हैव स्मॉल टी। ठीक है, तो यहाँ पे हम दोनों का दोनों अलील्स को लिख देते हैं, दोनों का दोनों अलील्स को लिख दिए, इसका फ्रीक्वेंसी इसके स्टार्टिंग में ऐड कर देते हैं। ठीक, और इन ऑर्गेनिजम्स को हम क्रॉस कर देंगे। क्रॉस किए मतलब वो वाला एक 1/2 बनाया इंटू 1/2 है। ठीक है, क्योंकि इन दोनों को हम क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, देख लो, है ना। तो जब इसको क्रॉस कर रहे हैं तो ये इस फॉर्म में आ गया। किस फॉर्म में आया? 1/2t प्लस 1/2 स्मॉल टी का होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, है ना। तो जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो क्या आएगा? t 1/4 आएगा, है ना। इसके पे बैठा रहे प्लस t 1/4 प्लस 2ab कम में करेंगे तो 1/2 इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी। तुम देखो ईच इंडिविजुअल का जो रेशियो था वो रेशियो आ गया। रेशियो कैसे आएगा? देखो 1:2:1 है, तो अगर हम 1/4:1/2:1/4 करेंगे तो ऑब्वियसली दिस इज 1:2:1, है कि नहीं। तो अगर आप इसको फ्रीक्वेंसीज डाल के किसी भी गैमेट्स का अगर उसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे बैठाते हो, है ना, शर्त क्या है कि दोनों पेरेंट्स का जो कॉम्पोजिशन होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, है ना। यहाँ सेम नहीं रहता तो आप इसको स्क्वायर नहीं कर सकते थे, है ना। तो इस पे बैठाओगे तो आपको ये जीनोटिपिक रेशियो मिल जाएगा, है ना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा दो तरह का मोनोहाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड क्रॉस होता है। एक को बोलते हैं टेस्ट क्रॉस, दूसरे को बोलते हैं बैक क्रॉस। ठीक है, इसमें से योर टेस्ट क्रॉस इज मोर इम्पोर्टेंट, तो हम पहले टेस्ट क्रॉस देख लेते हैं। टेस्ट क्रॉस, है ना। टेस्ट क्रॉस समझाने के लिए, ठीक है, आई विल गिव यू अ क्वेश्चन। ठीक है, हम मान लेते हैं कि अच्छा मेंडल का बहुत सारा कैरेक्टर्स था, है ना, बहुत सारा पी प्लांट का कैरेक्टर्स ये किए थे। हम मान लेते हैं कि एक फ्लावर कलर का हम लोग कैरेक्टर उठा लेते हैं। तो हम मान लेते हैं देयर इज अ वायलेट फ्लावर। ठीक, वायलेट फ्लावर है तो ऑब्वियसली आपको पता है वायलेट इज द डोमिनेंट कैरेक्टर एंड वाइट फ्लावर इज द रिसेसिव कैरेक्टर, यू नो दैट। तो वायलेट फ्लावर है, इसका अगर आपको
जीनोटाइप पता करना है। तो अब इसका जीनोटाइप 2 हो सकता है ना, वायलेट, ये इस कलर के फ्लावर को हम लेट अस रिप्रेजेंट द अलील्स बाय बी। तो दो तरह का इसका जीनोटाइप हो सकता है, एक हो सकता है कैपिटल वी, दूसरा हो सकता है कैपिटल वी स्मॉल वी, हो सकता है ना, दोनों हो सकता है। अब हमको जानना है कि इस वायलेट फ्लावर का कॉम्पोजिशन क्या है ना। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, टेस्ट क्रॉस करते हैं ना। वी परफॉर्म अ टेस्ट क्रॉस टू सी वेदर द डोमिनेंट कैरेक्टर, जो डोमिनेंट कैरेक्टर वाला जो प्लांट है वो होमोजाइगस है, प्योर लाइन है, या फिर हेट्रोजाइगस है या हाइब्रिड है। ठीक, तो हम दोनों केस ले लेते हैं। ठीक है, लेट अस टेक बोथ द केसेस। हम केस 1 क्या ले लेते हैं, हम मान लेते हैं कि मेरा जो वायलेट फ्लावर है उसका कॉम्पोजिशन कैपिटल वी है, मतलब दिस इज अ होमोजाइगस या प्योर लाइन प्लांट। ठीक है, तो इसको हम टेस्ट क्रॉस में क्या करते हैं, इसको हम इस प्योर लाइन के साथ ये करेंगे, या फिर हम वाइट फ्लावर वाले के साथ क्रॉस करेंगे। आप सोचिए कि ये तो आपको दिख नहीं रहा है कैपिटल वी है या कैपिटल वी स्मॉल वी है। ठीक, आपको यही पता करना है कि इज इट कैपिटल वी और इज इट कैपिटल वी स्मॉल वी। आपको इसी का जीनोटाइप आपको पता करना है। लेकिन जो रेसेसिव वाला प्लांट है, आपको पता है रेसेसिव तो अपने आप को तभी एक्सप्रेस करेगा जब दोनों के दोनों अलील क्या होंगे, सेम टू सेम होंगे, दोनों के दोनों अलील खुद को ही रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो अगर हम एक वाइट फ्लावर ले ले, वाइट फ्लावर वाला पी प्लांट ले ले, तो ऑब्वियसली उसका जीनोटाइप क्या होगा, स्मॉल वी होगा, क्योंकि एक भी कैपिटल वी अगर रहा तो फिर तो वो वायलेट बन जाएगा। ठीक, तो टेस्ट क्रॉस में हम क्या करते हैं, किसी भी डोमिनेंट वाले का कैरेक्टर या किसी भी डोमिनेंट ट्रेट वाले का जीनोटाइप जानने के लिए हम उसको उसके रेसेसिव वाले काउंटर पार्ट के साथ क्रॉस कर देते हैं, क्योंकि रेसेसिव वाले का तो हमको मालूम है ना, और इसका हमको मालूम नहीं है। तो हम इसमें क्या माने हैं कि दिस इज आर होमोजाइगस वीवी। तो आप सोचिए अगर होमोजाइगस है तो ये गैमेट कौन सा बनाएगा, दिस इज वायलेट। ठीक, हमको ये पता नहीं है, हम बस मान रहे कि अगर ये होगा तो क्या होगा, तो इसका गैमेट्स कौन सा बनेगा, ये गैमेट एक वी बनाएगा, ये गैमेट वी बनाएगा, इसी टाइप का गैमेट बनेगा। जब आप इसको क्रॉस करिएगा तो F1 कैसा आएगा आपका, कैपिटल वी स्मॉल वी, मतलब ऑल द फ्लावर्स यू विल गेट विल बी वायलेट, ऑल द फ्लावर्स यू विल गेट इन दिस केस इन द इफ द पेरेंट इज होमोजाइगस, है ना। अगर डोमिनेंट कैरेक्टर वाला अगर आपका होमोजाइगस है, उस केस में आपका ऑल द प्लांट्स विल बी ऑफ ऑल द फ्लावर्स विल बी ऑफ वायलेट कलर। ठीक है, हम केस 2 मान लेते हैं, हम केस 2 मानते हैं। केस 2 में क्या मानते हैं कि दैट इज एन हेट्रोजाइगस प्लांट। हम मान लेते हैं कि उसका जीनोटाइप कैपिटल वी स्मॉल वी है। ठीक, और हम उसको क्रॉस करते हैं उसके रेसेसिव वाले काउंटर पार्ट के साथ, है ना। दिस इज अ वायलेट फ्लावर प्लांट, दिस इज व्हाइट फ्लावर प्लांट। ठीक, इसका गैमेट्स क्या बनेगा, इसका गैमेट दो तरह का बनेगा, एक कैपिटल वी बनेगा, एक स्मॉल वी बनेगा, और इसका सिर्फ स्मॉल वी बनेगा, है ना। अब इसमें F1 कैसा है आप देखिए, एक इसके साथ मिलेगा, एक इसके साथ मिलेगा। यहाँ पे F1 आपका कैपिटल वी स्मॉल वी आएगा, यहाँ पे F1 आपका स्मॉल वी आएगा। अब अगर कैपिटल वी स्मॉल वी है तो आपको प्लांट्स कैसा दिखेगा, विथ वायलेट फ्लावर्स, है ना। आपको F1 में फ्लावर्स कैसा दिखेगा, विथ वायलेट फ्लावर्स। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, दोनों का दोनों स्मॉल भी है, तो आपको अब प्लांट कैसा दिखेगा, टोटली वाइट दिखेगा, है ना। यहाँ पे फ्लावर्स आपको वाइट मिलेगा। तो आप समझिए इन दोनों में हमको रिजल्ट क्या मिला कि अगर कोई डोमिनेंट प्लांट है ना, डोमिनेंट कैरेक्टर वाला कोई ऑर्गेनिज्म है, मेरे को उसका जीनोटाइप जानने का है ना, कि वो होमोजाइगस है या फिर हेट्रोजाइगस है। तो अगर होमोजाइगस हुआ और उसके रेसेसिव काउंटरपार्ट के साथ हम उसको क्रॉस किए, तो मेरे को जितना भी प्लांट्स मिलेगा दे विल ऑल हैव ओनली डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस। उन सारे के सारे में सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर ही एक्सप्रेस होगा। लेकिन अगर वो प्लांट मेरा हेट्रो
हुआ, हेट्रोजाइगस मतलब कि एक कैपिटल बी एक स्मॉल बी हुआ और उसको हम तब उसके रेसेसिव काउंटर पार्ट के साथ क्रॉस करेंगे तो मेरे को 50-50 के रेशियो में 1:1 के रेशियो में मेरे को डोमिनेंट एंड रेसेसिव कैरेक्टर मिलेगा, है ना। तो अगर किसी प्लांट को डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म को हम उसके रेसेसिव से ये करेंगे तो ऑल विल बी डोमिनेंट, ऑल विल बी डोमिनेंट, है ना। और यहाँ पे वायलेट इज टू व्हाइट का रेशियो क्या हो जाएगा आपका 1:1 का हो जाएगा या 50% का हो जाएगा, आप जो बोल लीजिए, है ना। ये समझ में आया, दिस इज नोन एज टेस्ट क्रॉस, ठीक है। बैक क्रॉस क्या है, बैक क्रॉस आप बस नाम जान लीजिए। बैक क्रॉस में हम किसी भी एक F1 जो आता है उसको हम किसी भी एक पेरेंट के साथ क्रॉस कर देते हैं, मतलब उसके F1 के पेरेंट के साथ, उस F1 वाले प्रोजेनी के उसके पेरेंट के साथ क्रॉस कर देते हैं, उसका ये जान के दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, लेट्स लीव इट, इट विल नॉट कम। टेस्ट क्रॉस प्लीज याद रखना। For you I have a question, write down, ये सॉल्व करना, सॉल्व नहीं हो तो आई ईदर डिस्कस इट इन लाइव क्लास, अगर बहुत सारे लोगों से सॉल्व नहीं हो और एक दो से नहीं हुआ तो आई डिस्कस इट विथ यू पर्सनली ऑन योर व्हाट्सएप, डन। व्हाट्सएप मी ऑन माय नंबर, अगर आपको नहीं समझ में आया तो राइट डाउन अ क्वेश्चन, ठीक है। A tall pea plant, find the genotype of a tall pea plant if, find the genotype of a tall pea plant if the progeny produced, if the progeny produced are 50% tall and 50% dwarf। अगर आपसे इसका आंसर अभी बन गया तो आप ये टेस्ट क्रॉस समझ चुके हैं, अगर नहीं बना तो कॉन्टैक्ट मी, है ना, ऑन माय व्हाट्सएप नंबर डायरेक्टली, आई विल एक्सप्लेन यू। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब जो मेंडल अपना अभी तक 2 लॉ दिए, एक्चुअली मेंडल 3 लॉज दिए है ना, लॉ ऑफ डोमिनेंस हम पढ़ चुके, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जब हम डायहाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे तब हमको समझ में आएगा, अभी के लिए हम लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड सेग्रीगेशन की बात करते हैं। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस को, है ना, 2 पॉइंट्स पे गलत प्रूफ कर दिया गया, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस में मेंडल ने 3 स्टेटमेंट दिया था, क्या क्या दिया था, पहला दिया था कि जितने भी ये होते हैं कैरेक्टर्स होते हैं, दे आर ऑल गवर्न्ड बाय समथिंग कॉल्ड एज फैक्टर्स। वो फैक्टर्स अभी क्या था नहीं पता, पर अब हम उनको जीन्स के नाम से जानते हैं। दिस स्टेटमेंट इज टोटली करेक्ट, आज के दिन में भी इसका कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है ना। जो बाकी 2 स्टेटमेंट्स हैं दोज हैव बीन प्रूव्ड रॉन्ग, ठीक है। दूसरा बोलते हैं कि जो फैक्टर्स होते हैं उनका 2 टाइप का ही अलील होता है, या 2 ही टाइप के होते हैं और वो 2 ही पेयर्स में होते हैं। तो आप याद रखिएगा, कोई भी अगर एक कैरेक्टर है तो उसका सिर्फ 2 ही ट्रेट नहीं हो सकता है, उसका बहुत सारा ट्रेट हो सकता है, लेकिन किसी ऑर्गेनिज्म में उसका सिर्फ 2 ही ट्रेट प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। जनरली 2 रहता है, किसी भी कैरेक्टर का 2 ही अलील रहता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी भी कैरेक्टर का 2 ही अलील आपके, मतलब 2 ही अलील पूरे पॉपुलेशन में प्रेजेंट रहेगा। इसका एग्जाम्पल क्या है, ऐसे फिनोमेना को हम बोलते हैं मल्टीपल एलिलिज्म। मल्टीपल एलिलिज्म, मल्टीपल एलिलिज्म मतलब क्या, ऐसे कैरेक्टर्स है ना जिनका कि 2 से ज्यादा अलील हो पूरे पॉपुलेशन में, उनको हम, उस फिनोमेना को हम मल्टीपल एलिलिज्म कहते हैं। मल्टीपल एलिलिज्म का आपका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ABO ब्लड ग्रुपिंग, है ना। आप लोगों को क्लास 11th में मैंने सर्कुलेटरी सिस्टम में ABO ब्लड ग्रुपिंग पढ़ाया था, ब्लड डोनेशन, है ना। तो हम उसमें देखेंगे कि ये ABO ब्लड ग्रुपिंग मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जाम्पल कैसे है, ठीक है। दूसरा उन्होंने क्या कहा कि 1 इन द पेयर ऑफ फैक्टर्स, 1
फैक्टर डोमिनेट्स द अदर वन, है ना। डोमिनेट जनरली हर केसेस में तो एक कैरेक्टर दूसरे के ऊपर डोमिनेट रहता है, लेकिन कई बार क्या होता है, दिस कैरेक्टर इज नॉट कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर द अदर, है ना। तो मेंडल का स्टेटमेंट ये दूसरा वाला भी यहाँ पे रॉन्ग प्रूव हो गया। तो इस फिनोमेना को जहाँ पे एक अलील दूसरे अलील के ऊपर कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं होता है, उस फिनोमेना को हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। उस फिनोमेना को हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, है ना। तो जो फैक्टर्स आपके होते हैं वो सिर्फ पेयर्स में ही मिलते हैं, दो ही मिलते हैं। उस स्टेटमेंट को गलत प्रूफ किया बाद में जाकर के, मल्टीपल एनालिज्म के बारे में पता चला, है ना। और दूसरा कि फैक्टर के पेयर्स में एक फैक्टर हमेशा दूसरे के ऊपर डोमिनेंट होगा, इस ये स्टेटमेंट गलत प्रूव हो गया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, ठीक है। फिर भी आप ध्यान रखिएगा मेंडल का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है ना। उनके पास कुछ भी नहीं था, है ना, कोई माइक्रोस्कोप नहीं, कोई जीन नहीं, कुछ नहीं था, है ना। वो सिर्फ क्या किए, अपने वो एक प्रीस्ट थे, मैंने आपको बताया था ना, प्रीस्ट हिंदू में बोलते हैं, है ना, मतलब वो फादर थे चर्च में, है कि नहीं। वो अपने चर्च के बैकयार्ड में पी प्लांट्स को उगा करके इतना बड़ा बात बोल रहे हैं, जिसमें से मोर और लेस अगर हम थोड़ा मोड़ा एक्सेप्शंस हटा दें तो सारा का सारा करेक्ट है। अब हुआ क्या, जब मेंडल ये सब दिए तो उनका सक्सेस का 3-4 रीजन था, ठीक है। बाद में हम पढ़ेंगे एक चीज, लिंकेज। लिंकेज क्या होता है, को एक क्रोमोसोम होता है हमारे पास ढेर सारा। अब एक क्रोमोसोम में ऐसा तो नहीं है कि एक ही जीन होगा, ढेर सारा जीन होगा। तो अगर किसी एक क्रोमोसोम में ही अगर वो 2 जीन ले लेते हैं, मान लेते हैं कि वो जो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट डिस्टर्बेंस, एंड आई एम शूटिंग फ्रॉम फोन एंड द फोन फेल ऑफ, ठीक है। चलिए क्या बता रहे थे हम, मेंडल के सक्सेस के बारे में बात कर रहे थे, है ना। तो हम क्रोमोसोम के बारे में, एक क्रोमोसोम में 2 जीन रहते हैं, ठीक। अब ये जो मान लेते हैं किसी एक क्रोमोसोम में ही 2 जीन हैं, ठीक है, तो हो सकता है वो लिंक्ड हो, है ना, एक दूसरे से लिंक्ड होंगे। तो जब भी वो क्रोमोसोम सेपरेट होगा वो दोनों जीन एक साथ सेपरेट हो जाएंगे उसके। तो अगर ये लिंकिंग रहता तो उनको वो रेशियो नहीं मिलता। आगे जो हम डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो मेंडल का रीजन था सक्सेस का पहला कि जो 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स वो लिए थे, है ना, दे वर ऑल लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स, है ना, वो सारे के सारे आपके डिफरेंट क्रोमोसोम में लोकेटेड थे। दूसरा, सैम्पलिंग साइज वाज वेरी हाई, सैम्पलिंग साइज वाज हाई, वेरी हाई। इसका क्या मतलब है कि मेंडल कोई 2-3 सीड से नहीं किए, वो ढेर सारे पी प्लांट्स के साथ एक्सपेरिमेंट किए, है ना, बल्क में एकदम एक्सपेरिमेंट किए, तब जाकर के उसका मोर और लेस रेशियो निकाले। हम ना यहाँ पे 4 तरह के गैमेट्स की बात करके 4 तरह के ऑर्गेनिज्म F2 में बात करके खत्म कर दे रहे। उन्होंने सिर्फ 4 ऑर्गेनिज्म पे स्टडी नहीं किया था, उन्होंने 400 पे किया था, है ना। उस 400 में उनको क्या रेशियो मिला हुआ है, 4, 500, 1000 में उनको क्या रेशियो मिलेगा, उसको वो कंक्लूड करके निकाले कि द रेशियो इज 1:2:1, है ना। वो हम सिर्फ रेशियो पढ़ते हैं, उन्होंने सिर्फ 4 में नहीं किया था, उन्होंने बहुत सारे प्लांट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। तीसरा, he used mathematical tools, है ना, वो अपने एक्सपेरिमेंट के लिए मैथमेटिकल टूल्स यूज किए थे ना, फ्रीक्वेंसी, अलील्स, है ना। आज तक भी बायोलॉजी में ऐसे किसी ने भी मैथमेटिक्स को बायोलॉजी में अप्लाई नहीं किया था, है कि नहीं। उसके बाद उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट्स को ऐसा नहीं कि सिर्फ टॉलनेस पे किया था, उन्होंने 7 चीज पे किया था और जनरेशन टू जनरेशन बार बार किया, है ना, एक बार नहीं बार बार किया, तब जाकर के उन्होंने इतना लॉस दिया। तो these 4 things are the success for, these 4 things are the reason for Mendel's success, है कि नहीं। अब लेकिन हुआ क्या, बेचारे मेंडल, he was the first one to apply mathematical tools into biology। इसके चलते क्या हुआ, जो उनके काउंटर पार्ट्स वाले साइंटिस्ट थे उन्होंने उनको धुतकार दिया, ये क्या कर रहे हो तुम, है ना, मैथमेटिक्स ला रहे हो बायोलॉजी में, फालतू चीज है, कुछ नहीं है। बेचारे को जीते जी, है ना, अपने वर्क के लिए कोई क्रेडिट नहीं मिला,
है ना। इतना बड़ा काम उन्होंने, इतनी बड़ी बात करके चली गई, हमारा बायोलॉजी का जेनेटिक्स का पूरा बेस रख दिया, लेकिन उनको जीते जी कुछ नहीं मिला। बाद में उनका वर्क 3 साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, हम आगे देखेंगे। उसके बाद जाके पता चला कि अरे जब माइक्रोस्कोप में देखा गया कि क्रोमोसोम्स होते हैं, जीन्स होते हैं, पता चला, है ना, तब पता चला कि मेंडल तो उतने पहले ही बिना कुछ जाने बिना कुछ देखे इतनी बात कह गए थे, है ना। तो पॉस्थुमसली समझते हैं, मरने के बाद, है ना, ही गॉट अ नोबेल प्राइज फॉर हिज वर्क, ठीक है। लेकिन जीते जी उनको कोई क्रेडिट नहीं मिला। उनके काउंटर पास बोले कि क्या मैथमेटिक्स घुसा रहा है बायोलॉजी में, इसको भगाओ, है ना, ही डज नॉट नो एनीथिंग, बट दैट वाज नॉट द केस, ठीक है। तो मेंडल का वर्क में भले ही एक्सेप्शन हो, बट ही हैज लेड डाउन द बेस ऑफ जेनेटिक्स फॉर अस, है ना। उस समय में बिना किसी चीज़ के वो बोल के गए थे। नेक्स्ट वीडियो में हम मल्टीपल एलिनिज्म एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात